उनके निर्देशक बोर्ड के सदस्यगण और कुछ चुनिंदा पैक्स के सभी निर्देशकगण, आप सभी का मैं हृदय से आज बहुत बहुत उष्मा से स्वागत करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजन न केवल एक दूसरे के साथ परिचय में वृद्धि करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज के लिए भी ये उपयोगी होते हैं और साथ में समग्र भारत के कृषि धिराण के क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारिता कार्यकर्ताओं का एक कॉमन ट्रस्ट एरिया का निर्माण करने में भी ये बहुत उपयोगी होते हैं। इतने सारे बैंक, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर ही काम कर रहे हैं, परंतु उनके काम का ट्रस्ट एरिया जिस चीज को लेकर आने वाले दशक में हमें आगे बढ़ना है, सहकारिता को बढ़ाने के लिए, सहकारिता के व्याप को बढ़ाने के लिए और सहकारिता के माध्यम से कृषक, कृषि और देश तीनों की समृद्धि बढ़ाने के लिए अगर वो हमारा ट्रस्ट एरिया कॉमन नहीं होता है तो परिणाम नहीं मिलते। मित्रों, लगभग 120 साल पुराना सहकारिता का हमारा आंदोलन बहुत सारी उपलब्धियां हैं उसकी। मैं मानता हूं हमने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, परंतु इसके साथ साथ हमें ये भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि बहुत सारा गंवाया भी है। भारत के सहकारिता क्षेत्र के नक्शे को एक बार आंख मूंद कर अपने मानस पटल के सामने ला दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा सहकारिता आंदोलन अनइवन हो गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हर क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन फला फूला, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन संघर्ष कर रहा है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सहकारिता आंदोलन सिर्फ किताबों में रह गया। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का समविकास करने चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी और इसी प्रकार के सम्मेलनों के अंदर ही इस प्रकार की रणनीति पर विचार हो सकता है। अब भारत सरकार ने भी मोदी जी के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय को कृषि विभाग से अलग कर एक अलग मंत्रालय की स्थापना करने का निर्णय किया है। हालांकि सहकारिता ये ज्यादातर स्टेट सब्जेक्ट है, परंतु समग्र देश के सहकारिता के चित्र को ध्यान में रखकर सहकारिता की भावना से राज्यों को साथ में लेकर भारत सरकार का सहकारिता विभाग काफी कुछ कर सकता है। मित्रों, आज यहां पर कृषि धिराण और मुख्यत्वे शॉर्ट टर्म कृषि धिराण पर काम करने वाले लोग यहां पर उपस्थित हैं, जो फसली ऋण, जिसको हमारी सरल भाषा में कहते हैं, फसली ऋण देने वाली सारी इकाइयां तीनों स्तर की, पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तीनों यहां पर उपलब्ध है। उस वक्त हमने हमारे कृषि धिराण के इस खाके को और मजबूती प्रदान करने की जरूरत है, इसका हमें एहसास होना चाहिए। मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इसमें सुधार की भी जरूरत है, इसका भी हमें एहसास होना चाहिए और इसका व्याप भी बढ़ाना है। हर क्षेत्र के अंदर
सहकारिता पहुंचे और सहकारिता के माध्यम से ही कृषि धिराण हो, इसके लिए भी हमने काम करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री है, उससे अच्छा अनुकूल समय सहकारिता आंदोलन को मिलने वाला नहीं, क्योंकि मोदी जी का एक दृष्टिकोण है, विजन है। अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अर्थतंत्र को पहुंचाना है, हमारे अर्थतंत्र के विकास के साथ साथ उसका भी विकास करना है, तो सहकारिता के अलावे, सहकारिता क्षेत्र के अलावे ये कोई नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक नया, अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अर्थतंत्र को पहुंचाना है, हमारे अर्थतंत्र के विकास के साथ साथ उसका भी विकास करना है, तो सहकारिता के अलावे, सहकारिता क्षेत्र के अलावे ये कोई नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक नया सहकारिता विभाग बना है। मित्रों, देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी संस्थाएं हैं। इसमें क्रेडिट सोसाइटी अलग अलग प्रकार की लगभग 1,78,000 हैं। और जहां तक एग्रीकल्चर क्रेडिट का सवाल है, 34 राज्य सहकारी बैंक्स हैं, उनकी 2000 से ज्यादा शाखाएं हैं। 351 जिला सहकारी बैंक और उसकी 14,000 शाखाएं हैं और 95,000 के आसपास पैक्स हैं। इसमें से 65,000 पैक्स आज अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये 95,000 पैक्स, 14,000 ब्रांचेस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की, 2,000 ब्रांचेस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, ये सब कुल मिलाकर मिला ले तो हमारे सामने एक मजबूत आधार हमारे पुरखों ने बनाकर आज दिया है। इस बेस के आधार पर, इस नींव के आधार पर एक मजबूत इमारत आजादी के अमृत वर्ष में बनाने का हमारा संकल्प होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि इसको सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ जैसी संस्था ही आगे बढ़ा सकती है। मित्रों, आज हम सब यहां आए हैं, तब मैं 2 चीजों पर बहुत मजबूती देना चाहता हूं, 2 चीजों पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पैक्स हमारी सहकारिता एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम का आत्मा है। जब तक पैक्स ठीक नहीं चलते, तब तक कृषि धिराण की हमारी व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती। पैक्स ठीक चलना तो बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ पैक्स का व्याप बढ़ना भी जरूरी है। देश में 3 लाख पंचायतें हैं और पैक्स, अच्छे चलने वाले पैक्स 65,000 है, कुल मिलाकर पैक्स 95,000 है। 95,000 को ठीक कर लेंगे ऐसा भी मानते हैं हम, तो भी 2 लाख पंचायतें ऐसी है जहां पर पैक्स का अस्तित्व नहीं। हमारा सबसे पहला काम सभी जिला सहकारी बैंक, सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का यह होना चाहिए कि हर पंचायत में पैक्स का 5 साल का एक रणनीति तैयार करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने अपने क्षेत्र के अंदर हर पंचायत में पैक्स कैसे बन सकता है, इसकी 5 साल की रणनीति बनानी चाहिए। हर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने वो रणनीति का मॉनिटरिंग करना चाहिए और नाबार्ड ने भी अपनी विविध योजनाओं के साथ वो रणनीति की पुष्टि करनी चाहिए। भारत सरकार भी अनेक योजनाओं के साथ इसका समर्थन करने जाएगी और इसीलिए सबसे पहली योजना भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद लाई है कि पैक्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाए। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ऑनलाइन जोड़ दिया। अगर पैक्स को कंप्यूटराइज करेंगे
तो उसके ह्यूमन रिसोर्सिस का, इसके मानव संसाधन बल का अपने आप अपग्रेडेशन हो जाएगा। पैक्स को अगर कंप्यूटराइज कर देंगे तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है फाइनेंस के, वो अपने आप पैक्स में अप्लाई हो जाएंगे। पैक्स को कंप्यूटराइज कर देंगे तो ऑडिट की सारी व्यवस्थाएं अपने आप आपकी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगी। अलर्ट भी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, अलर्ट अपने आप आपको मिल जाएंगे। ये कंप्यूटराइजेशन आप मानकर चलिएगा कि 100 मर्ज की एक दवाई है, और कंप्यूटराइजेशन तभी सफल हो सकता है जब यहां पर बैठे हुए मेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जो है, इसको मन के साथ नीचे तक पहुंचाने का काम करें। ढेर सारे लोगों ने कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर दिया है। गुजरात जैसे राज्य में लगभग हर पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो गया। उत्तराखंड ने भी अच्छा इनिशिएटिव, ढेर सारे राज्यों ने किया है, परंतु इसके अंदर एक वाक्यता नहीं है। एक कॉमन सॉफ्टवेयर के तहत पूरे देश की एग्रीकल्चर क्रेडिट की सिस्टम को लाना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं लाते, हम फिर आरबीआई का शिकायत करेंगे, इसके कोई मायने नहीं है भाई। सुधार अपने यहां से शुरू करना पड़ेगा, और मैं गारंटी देता हूं अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सुधार आता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पारदर्शिता है, तो कोई सहकारिता बैंक या सहकारिता के चलती हुई पैक्स को कोई अन्याय नहीं कर सकता, इसकी मैं आपको विश्वास दूं। परंतु इसके साथ साथ हमने इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसकी आउटरीच को बढ़ाना पड़ेगा, पैक्स के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा किसान पैक्स के दायरे में आए, उस दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि पैक्स आज भी किसानों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखकर फाइनेंस का काम करते, वो रूथलेस फाइनेंस नहीं करते। पैक्स का मानवीय दृष्टिकोण होता है, और इस देश के किसान को मान रखकर फाइनेंस का काम करते, वो रूथलेस फाइनेंस नहीं करते। पैक्स का मानवीय दृष्टिकोण होता है, और इस देश के किसान को मानवीय दृष्टिकोण के साथ किए गए फाइनेंस की जरूरत है, जो पैक्स ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। परंतु हमने हमारा व्याप बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए कंप्यूटराइजेशन का जो प्रोग्राम भारत सरकार ने बनाया है, आज शाम के सेशन में इसका एक चर्चा भी पैक्स के कंप्यूटराइजेशन पर रखा हुआ है। उस पर हम सब ढंग से सोचकर भारत सरकार, नाबार्ड और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ने जो अपने अपने राज्य की रणनीति बनाई है, इसको सटीक तरीके से नीचे पहुंचाए, और एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर भारत सरकार ने जो 2500 करोड़ रुपया दिया है, इसका उपयोग कर कर हम सारे पैक्स को कंप्यूटराइज कर दे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। दूसरी बात, पैक्स के कर्मचारियों में भी प्रोफेशनलिज्म हमने लाना पड़ेगा। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जो पढ़े लिखे बच्चे जहां उपलब्ध नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कंप्यूटर का जानकार युवा उपलब्ध नहीं है, मगर हम भी पैक्स के कर्मचारियों का अपग्रेडेशन करने के लिए हमारी मानव संसाधन नीति को, ह्यूमन रिसोर्स के अपग्रेडेशन की सिस्टम को स्ट्रेंथी करना पड़ेगा। और मेरा सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के चेयरमैनों से अनुरोध है कि आप सब भी अपने अपने राज्य में इसके लिए इनिशिएटिव लें और इसके लिए आगे बढ़ें। मित्रों, पैक्स को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने इसके मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजना तय किया है। लगभग सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और सहकारिता से जुड़ी कई संस्थाओं को इस पर सुझाव मांगे गए थे, राज्य सरकारों के सुझाव मांगे गए। इस पर लगभग सुझाव आने का काम समाप्त हो गया है। अभी भी मैं आज के सम्मेलन में आपको कहता हूं कि हम निर्णय 15 दिन के बाद करेंगे। पैक्स के मॉडल बायलॉज सहकारिता मंत्रालय के साइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है, उसको आपके यहां डाउनलोड करिए। आपके यहां टीम बैठकर इसका गहन अध्ययन करे और अध्ययन कर कर अपने सुझाव सहकारिता मंत्रालय को भेज दे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत समय के बाद
देश भर की सभी पैक्स का एक बायलॉज हो, इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। मैं मानता हूं कि इस इनिशिएटिव में आप सबकी सहभागिता और सहकार दोनों होना चाहिए, तभी ये बायलॉज परिपूर्ण बनेंगे। ये बायलॉज के अंदर हमने कई प्रकार की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक हो जाए ऐसा करा है। बायलॉज को सिर्फ ये बायलॉज के बाद पैक्स सिर्फ एग्रीकल्चर फाइनेंस करने वाली संस्था नहीं होगी, क्योंकि जब 3 लाख पैक्स बनाएंगे तो पैक्स को वायबल भी करना पड़ेगा। वायबिलिटी अगर नहीं है तो पैक्स बनाकर क्या करेंगे, पैक्स वीक हो जाएंगे। वायबिलिटी लाने के लिए ढेर सारे नए क्षेत्र खोले गए, जैसे गैस का डिस्ट्रीब्यूशन अब पैक्स कर सकते हैं ये नए बायलॉज आने के बाद। पानी का वितरण पैक्स कर सकते हैं नए बायलॉज आने के बाद। पीसीओ का काम पैक्स कर सकता है नए बायलॉज आने के बाद। एफपीओ का काम वो भी पैक्स कर सकता है नए बायलॉज आने के बाद। इस प्रकार से 22 नए काम जो हमारे परंपरागत कामों में नहीं है, इसको पैक्स के साथ जोड़ने का ये नए बायलॉज के अंदर सुझाव लेकर भारत सरकार ने आपको भेजा है। इस पर आपका कमेंट्स चाहिए। और ये सारी भंडारण है, वितरण है, स्टोरेज का काम गांव के सभी किसानों का पैक्स कर सकते हैं। एफपीओ के नाते उनकी कृषि उपज का वितरण का काम पैक्स कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था को अगर हम ढंग से करते हैं तो 3 लाख पैक्स वायबल करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है मित्रों। और मैं आपको बताता हूं, एक बार 3 लाख पैक्स का बेस बन जाता है तो कोऑपरेटिव को एक्सपांड करने से कोई नहीं रोक सकता, उसको एक्सपांड होना ही होना। और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है, उनको भी ये समझना चाहिए कि जितने पैक्स बढ़ेंगे, पैक्स जितने मजबूत होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उतनी ही मजबूत होगी। जितनी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होगी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो मेरा आपसे आग्रह है और राव साहब से भी आग्रह है कि शाम के सेशन में एक 20-25 मिनट इंट्रोडक्टरी टाइम हमारे मंत्रालय को मिल जाए, जो पैक्स के नए बायलॉज पर एक प्रेजेंटेशन बताएं। प्रेजेंटेशन तैयार है। प्रेजेंटेशन सभी लोगों के सामने होना इसलिए जरूरी है कि इस पर कमेंट्स जो आमंत्रित करने हैं तो उसको करना चाहिए। इसके साथ साथ भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी विस्तार करने की एक योजना बनाई है, जो जिसको कई जगह खेती बैंक कहते हैं, कई जगह अलग अलग नाम दिए हुए हैं। उनका विस्तार करने की भी योजना बनाई है। ग्रामीण सहकारी बैंक आज किसान को डायरेक्ट फाइनेंस करते हैं। हमने तय किया है, अगर अभी विचार चल रहा है, मगर आपके भी सोचने के लिए, ग्रामीण सहकारी बैंक भी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस पैक्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो ड्यूअल रूट है फाइनेंस का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस डायरेक्ट होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस थ्रू पैक्स थ्रू डीसीबी होता है। इसकी जगह पैक्स के माध्यम से होगा तो किसान को अपनी जमीन कहीं पर भी जीरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैक्स के साथ पास उसके कागजात है, उसी में होगा। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी लगभग 3 लाख पैक्स के माध्यम से, ग्रामीण सहकारी बैंकों के माध्यम से, और ऊपर नाबार्ड के तत्वाधान में लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी सहकारिता क्षेत्र के साथ जुड़ जाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। इसमें भी आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, हमने बहुत अच्छा काम विगत 100 साल में किया है। मैं साथ अर्थ में मानता हूं, मैं तो सहकारिता का एक कार्यकर्ता रहा हूं, मुझे मालूम है बहुत अच्छा काम कर रहा है। 100 साल पुराने पैक्स और बैंक जब यहाँ ट्रॉफी लेने आते हैं तो मन खुश हो जाता है कि 100 साल से अनेक बोर्ड बदलने के बाद भी सहकारिता भावना से एक सहकारी संस्था चलती है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देश में कई सारे बैंक ऐसे हैं, चाहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे पैक्स हो, जो 100 साल पुराने हैं। हमने बहुत अच्छा काम किया है, मगर ये पर्याप्त नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव है, हमने संकल्प करना चाहिए कि जो किया है इससे बहुत अच्छा अगले 100 साल में कर
हमारा सहकारिता आंदोलन सदियों तक चले, इस प्रकार का मजबूत खाका भारत के अंदर खड़ा करना और हर राज्य में इसका व्याप बढ़ाना है। लगभग पैक्स के 13 करोड़ सदस्य हैं, इसमें से 5 करोड़ सदस्य ऋण लेते हैं और पैक्स लगभग हर साल 2 लाख करोड़ से अधिक का वितरण करता है। जब पैक्स करता है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 2 लाख करोड़ से, आप मान लीजिए पैक्स की संख्या 5 गुना होती है। अभी 65,000 पैक्स कार्यरत हैं, अगर 3 लाख चलने वाले पैक्स बना देते हैं तो ये 2 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यही मैं आपको आज बताने के लिए यहां पर आया हूं। तो 10 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर फाइनेंस का हमारा लक्ष्य रखना चाहिए सहकारिता के माध्यम से। और मित्रों, एक सबसे बड़ी समस्या है, कुछ पैक्स बीमार पड़ गए। हमने नए बायलॉज के अंदर इसका भी प्रोविजन सुझाया है राज्यों को कि जो बीमार पड़े हुए पैक्स है उसको एक समिति बनाकर साइड पे कर दिया जाए, नया पैक्स बनाया जाए। बीमार पैक्स को लिक्विडेट कर वो गांव के किसानों को सहकारिता के लाभों से वंचित नहीं रखना चाहिए। नया पैक्स बनाने का प्रोविजन भी कानूनन बायलॉज के अंदर और सहकारिता कानून में, राज्यों के सहकारिता कानून में परिवर्तन से करना पड़ेगा, तब जाकर हम 3 लाख पैक्स तक पहुंच पाएंगे। मित्रों, मैंने जो आपको कहा कि 10 लाख करोड़ का हमारा फाइनेंस का लक्ष्य होना चाहिए, मगर अभी तो स्थिति ये है 92 से 22 तक हमारी गिरावट हुई है। इस बात की चिंता मुझे अकेले को करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप लोग चिंता नहीं करोगे ये कभी भी बढ़ेगा नहीं। हम सब के लिए ये चिंता का विषय है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस सहकारिता के माध्यम से कम होता जा रहा है। और नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अंदर भी इसके ने बहुत चिंता व्यक्त की है। आप सभी ने उसका अध्ययन किया ही होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, सहकारिता विभाग ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हम एक सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक डेटाबेस बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कहाँ खाली जगह है और कहाँ सहकारिता को एक्सपांड करने की जगह है वो इंगित हो जाए। आप लोगों के पास भी हो, भारत सरकार के पास भी हो, राज्य सरकार के भी पास हो। एक एक्सपोर्ट हाउस भी बनाना चाहते हैं जो पैक्स से लेकर एपेक्स तक और कई प्रकार की अनेक विध सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके उत्पादों को एक्सपोर्ट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म करेगी। जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है किसानों का, इसके लिए भी अमूल के ब्रांड नेम के नीचे हम मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने पैक्स के नए बायलॉज बनाने के लिए भी ढेर सारा इनिशिएटिव लिया है। इसके साथ साथ हमने सहकारिता के अंदर एक नए प्रकार की संवाद की व्यवस्था के लिए भी सहकारिता विभाग एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा है, जिसके माध्यम से आपकी समस्याओं को यहां तक पहुंचाने में सरलता रहेगी, राज्य तक पहुंचाने में सरलता रहेगी। गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हुए, राज्य को जोड़ते हुए दिल्ली तक एक मजबूत कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म भी हम बनाने जा रहे हैं। पैक्स के कंप्यूटराइजेशन की बात मैंने कर ही दी। अभी पैक्स के माध्यम से हमने जैम से खरीदी का भी निर्णय करा है, जिससे पैक्स को पारदर्शिता लाने में बहुत बड़ी इनिशिएटिव लिए हैं। हम एक सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक डेटाबेस बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कहाँ खाली जगह है और कहाँ सहकारिता को एक्सपांड करने की जगह है वो इंगित हो जाए। आप लोगों के पास भी हो, भारत सरकार के पास भी हो, राज्य सरकार के भी पास हो। एक एक्सपोर्ट हाउस भी बनाना चाहते हैं जो पैक्स से लेकर एपेक्स तक और कई प्रकार की अनेक विध सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके उत्पादों को एक्सपोर्ट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म करेगी। जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है किसानों का, इसके लिए भी अमूल के ब्रांड नेम के नीचे
हम मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने पैक्स के नए बायलॉज बनाने के लिए भी ढेर सारा इनिशिएटिव लिया है। इसके साथ साथ हमने सहकारिता के अंदर एक नए प्रकार की संवाद की व्यवस्था के लिए भी सहकारिता विभाग एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा है, जिसके माध्यम से आपकी समस्याओं को यहां तक पहुंचाने में सरलता रहेगी, राज्य तक पहुंचाने में सरलता रहेगी। गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हुए, राज्य को जोड़ते हुए दिल्ली तक एक मजबूत कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म भी हम बनाने जा रहे हैं। पैक्स के कंप्यूटराइजेशन की बात मैंने कर ही दी। अभी पैक्स के माध्यम से हमने जैम से खरीदी का भी निर्णय करा है, जिससे पैक्स को पारदर्शिता लाने में बहुत बड़ी सरलता रहेगी। एक सहकारी नीति भी हम बना रहे हैं, जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। काफी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, सुझाव मिले भी है। मेरा भी आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भी इसके लिए सुझाव जल्द से जल्द भारत सरकार को भेजिए। मैं अंत में मित्रों इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिवेशन परिणाम लक्ष्य बने, ये हमारी संस्कृति के अंदर, कार्य संस्कृति के अंदर ऐड करने की जरूरत है। ये सिर्फ मिलने जुलने का माध्यम नहीं बनने चाहिए, इसमें विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, फैसले लिए जाने चाहिए और फैसलों के अमल करने की रणनीति भी बननी चाहिए। इस प्रकार के सम्मेलन को हम परिणाम लक्ष्य बनाने का एक संस्कार पैदा करें, एक नई कार्य संस्कृति पैदा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने अब तक सहकारिता के लिए काफी कुछ किया है। देश के अंदर एक मजबूत नींव सहकारिता की पड़ी है। इस पर बहुत बुलंद इमारत बनाने का काम आजादी के अमृत महोत्सव से, आजादी की शताब्दी के जो 25 साल है उसके अंदर हम करेंगे। और ये जो 3 लाख पैक्स का हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य सिद्ध करने के लिए आप लोग जरूर आज से ही कार्यरत होंगे, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले अच्छे समय की देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।